गुरु की दशा बचपन में लगेगी तो क्या फल होगा, जवानी में लगेगी तो क्या फल होगा, और बुढ़ापे में लगेगा तो क्या फल होगा। तो गुरु के कारकत्वों को आप लोग जानते हैं, उसके हिसाब से बच्चों को उसकी क्या ज़रूरत उतना लेगा, है ना। युवा में होते हैं तो उस समय आपको गुरु क्या क्या दे सकता है और आपको क्या क्या गुरु के ऐसे कारकत्वों की ज़रूरत, और फिर बुढ़ापे में आपको क्या क्या मिल सकता है, कौन कौन से गुरु के कारकत्वों की ज़रूरत है। दशा वही गुरु की रहेगी, लेकिन हर एक एज में उसका फल अलग होगा, ठीक है। अब ये स्थान, स्वामी, युति और दृष्टि, इसको हम लोगों को ध्यान में रख करके आगे बात करना है। स्थान में हम लोगों ने क्या बात किया था, अगर अब हम साधारण में ले लें स्थान, तो बताया था कि केंद्र प्लस त्रिकोण प्लस 11th हाउस, ये सबसे अच्छा स्थान माना गया। अगर यहाँ ग्रह स्थित है तो हम उसके फल को सोच समझ के ही बुरा कहेंगे। और स्वामी में भी केंद्र, त्रिकोण और 11th के साथ ये सब रहेगा ही, प्लस धन, धन स्थान के स्वामी के साथ हो। अब जब युति की बात आएगी तो क्या होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ, 11th एंड 2nd लॉर्ड के साथ, और तीसरे नंबर पे शुभ ग्रह के साथ। अगर इस तरह की युति है तो हम लोग बेहतर मानेंगे, ठीक है। केंद्र स्वामी के साथ, त्रिकोण स्वामी के साथ, वैसे केंद्र के स्वामी जो लग्नेश के मित्र भी हों, ये सब चीज़ आपको अपने ध्यान में अब आगे रखना पड़ेगा। शुभ ग्रह के साथ अब जब दृष्टि की बात आएगी तो सिर्फ शुभ ग्रह की दृष्टि मानेंगे, ठीक है ना। और जब कर्तरी की बात आएगी, प्रभाव में वो भी आ जाएगा, तो शुभ कर्तरी मानेंगे, शुभ कर्तरी। तो इतने जो युति और स्थान का फल होगा, वो फल कैसा होगा, अच्छा होगा, शुभ फल होगा। और फल किस तरह का देगा, ग्रह अपने गुण स्वरूप के अनुसार देगा, क्लियर है ना। अब जो अच्छा फल नहीं होगा वो कैसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। मिटाएं इसको। जो अच्छा फल नहीं होगा उसके लिए हम लोग क्या समझते हैं, स्थान के लिए फिर वही चीज 6, 8, 12, इस स्थान का चयन न किया हो ग्रह, ठीक है। युति 6, 8, 12 के स्वामी प्लस अशुभ ग्रह, जो केंद्र त्रिकोण के स्वामी न हो। दूसरा, अशुभ दृष्टि और अशुभ कर्तरी। अगर ये स्थितियां हैं तो हम फल अच्छा नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि जातक को अशुभ फल प्राप्त होगा। अब फल जो प्राप्त होगा वो क्या अशुभ फल प्राप्त होगा, ये भाव और उसके स्वामी बताएंगे कि किस भाव में स्थित है, किस भाव के स्वामी के साथ स्थित है, कौन से अशुभ ग्रह के साथ स्थित है, ठीक है ना। आप जैसे कि 2-3 तरह की सहेलियां होंगी आप लोगों के पास। एक होंगी जो थोड़ा इंटेलिजेंट होगी, उससे वो वाला काम आप सोचेंगे करा लें। कोई ऐसी होंगी जो ब्यूटी टिप्स देने वाली होंगी, आप सोचेंगे कि उससे ये पूछना है। और कोई ऐसा होगी जो खाना पीना बनाने में निपुण होगी, तो उससे वो वाला सवाल आएगा। तो यहाँ आपके साथ युत ग्रह है, वो किस चीज़ में निपुण है, बहुत साधारण में समझिएगा, ठीक है ना। तो वो जिसमें वो निपुण है बस वही फल वो करेगा, दूसरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा चीज उसको आता नहीं है।
तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि किससे युत है, आप सब चीज़ जानते हो, अब सिर्फ हमको बैलेंस बनाना है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि चंद्रमा के साथ युत है तो क्या रिजल्ट बताएंगे, मंगल के साथ युत है तो क्या रिजल्ट बताएंगे, गुरु के साथ युत है तो क्या रिजल्ट बताएंगे, ठीक है ना। अब ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोगों के पास ना दशा को ही समझने के लिए एक सबसे मोटा रूल आता है जिसको कहते हैं कि एकदम इसको बड़े आराम से समझिएगा कि केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह हों तो शुभ फल देते हैं। ये हम लोग जानते हैं, सभी को के जुबान से ये चीज़ सुन लीजिएगा, केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह हों तो शुभ फल देते हैं। यहाँ त्रिकोण की चर्चा नहीं हो रही है, बिल्कुल अलग से समझना है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हों तो कैसे फल देंगे, प्रश्न आ जाता है ना कि नहीं है। अच्छा, ये रूल निकल के कहाँ से आया, ठीक है। तो क्या हम लोग ये मान लें कि केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह होंगे तो शुभ फल नहीं देंगे, ठीक है ना। सही है, केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हों शुभ फल नहीं देते। अब प्रश्न आ जाता है क्यों नहीं देते, ठीक है। तब यहां से चर्चा आ जाएगी केंद्राधिपत्य दोष की, ठीक है ना। और लघु पराशरी में बहुत जो श्लोक ले लिया गया उसका महत्व तो बहुत है, ये समझिएगा, क्योंकि बृहत होरा पराशर बहुत बड़ा है और लघु पराशर मतलब कि आप अगर उतना नहीं पढ़ सकते हो तो इस पुस्तक को पढ़ लो, नहीं दिख रही ना ये, ठीक है ना। तो अगर इसको पढ़ लिया जाए तो भी हमको अच्छा है। तो उसमें लिखा गया कि केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं देते, क्योंकि उसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। क्लियर है। अब दोष लगेगा तो किसको किसको लगेगा, शुभ ग्रह को लगेगा। शुभ ग्रह कौन कौन, गुरु, शुक्र, शुभ बुध और शुभ चंद्र, ठीक ठीक है। को छोड़ करके और भी तीन छः हमने लिखा साहचर्य के नियम से यदि 6, 8, 12 के स्वामी यदि अशुभ कहला जाएं तो फिर वो वहाँ जाना भी इसके लिए अशुभ कहना होगा। और अच्छा है ना केंद्राधिपत्य दोष न लगे, नहीं तो बहुत सारे पत्रिकाओं में लग जाता है, ठीक है ना। और अगर गुरु बकरी हो जाए और शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए उस पे, अब बकरी हो गया तब तो खत्म हो गया कहानी। अब शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई तो उसको अच्छा मानिएगा, ठीक है। अब हम लोगों को ये पता नहीं वक्री क्या होता है, लेकिन अब तो कंप्यूटर सबके पीछे ब लिख देता है तो सब समझ गए कि वक्री है ना। रियली में क्या कैसे वक्री होता है 100 में से 99 लोगों को नहीं पता होता है। भले ही चाहे जितना बोल लें लेकिन वो 99 को पता नहीं होता, ठीक है ना। आपको पता है कैसे होता है वक्री? सर नहीं, एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है, जो पता है वो कंफ्यूजन है। नहीं, कंफ्यूजन वाला बताइए ना, वही तो जानना चाहते हैं। सर वो जैसे कि सारे जो जब ग्रह सूर्य के बहुत पास आ जाता है तो वो अपीयर होता है कि वो उल्टा चल रहा है, उल्टे डायरेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है। कंफ्यूजन नहीं बल्कि गलत जानकारी है। हाँ चारू, सूर्य से जब दूरी बढ़ जाती है, जैसे 150 डिग्री से आगे चला जाता है, मतलब दूरी इतनी हो जाती है तो वो वक्री हो जाते हैं ग्रह। सूर्य से दूर जा करके वक्री हो जाता है। आप सुनीता जी नहीं पता, सूर्य के नजदीक आने पर वक्री होता है, दूर जाने पर। हमने अभी कुछ नहीं कहा है, वो तो चारू बोल। अच्छा वहाँ जब कहा था, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि उसका एक स्पीड डिफाइंड होता है, स्पीड डिफाइन होता है, जैसे चलता है ना, ग्रह चलता है तो वो चलती, मान लीजिए उसकी जो जिस स्पीड से वो चल रहा था, एक टाइम होता है कि इतने टाइम पे वो पूरे चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब वो जो चक्कर लगाता है उसमें अगर वो मंद हो गया तो वो सूर्य से ऑटोमेटिक वो उसकी जो डायरेक्शन है, मतलब जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है। नहीं तो इस वजह से उसको
उस टाइम पे उसको वक्री काउंट करते हैं कि इसका जो एक्चुअल जो चाल था उसमें कमी। भूल जाओ ये सब बात, जितना बोले ना सब भूल गया, ठीक है ना। अब नया चीज बताते हैं, ठीक है। तो 99% ऑफ है ना। चारू को थोड़ा बहुत पता, अच्छा पता है कि सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित ग्रह वक्री होते हैं। क्या बोलिए तो? सूर्य से अधिकतम दूरी पे ग्रह स्थित ग्रह हाँ। वक्री हो जाता है। ठीक है। अब ये आंतरिक और बाह्य दोनों के ऊपर लागू होता है। अब आंतरिक बाह्य मत पूछिएगा, आगे आप लोगों को नहीं पता होगा तो बता देंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ हम इसी पे बात करेंगे। तो अधिकतम दूरी क्या है ना। हमारा अधिकतम दूरी, इस कमरे में रौनी बैठा तो वो वक्री है, देखिए इधर ध्यान ही नहीं है उसका, है ना। ये पीछे वो बैठे हैं वो भी वक्री मान के चलेंगे, लेकिन ये आगे लाइन में है, ये बीच वाले में ये वक्री नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो अब ये अधिकतम दूरी क्या हो सकता है, ये भी तो होना चाहिए ना। तो हम लोग पूरे ब्रह्मांड को कितने डिग्री का मानते हैं? 360। ये तीनों खाना 120 का हो गया कि नहीं। अब यदि सूर्य यहां है तो इधर से भी ये 120 डिग्री दूर है, कोई भी ग्रह यदि यहां है तो, ठीक है। और अगर हम इधर से लेते हैं तो इधर से भी यदि कोई ग्रह यहां है तो 120 डिग्री दूर है। और ये 120, 25, 30 ये बढ़ते जाएगा। अर्थात सूर्य के आगे 120 डिग्री और सूर्य के पीछे 120 डिग्री कोई ग्रह वक्री नहीं होता है। ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री वक्री नहीं होगा। और इस 120 डिग्री में यदि कोई ग्रह हो तो वक्री होगा। ये इसका मैक्सिमम दूरी है, ठीक है। इससे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा किस किस पे ऊपर लागू होगा? मंगल, शनि और गुरु के ऊपर, ठीक है। जब इसको आप पत्रिका में देखेंगे, अब आप लोगों को बल लिखा हुआ नहीं भी रहेगा फिर भी आप जान जाएंगे कि ग्रह वक्री है। यहाँ सूर्य है और यहाँ मंगल है, तो अब ये वक्री होगा या नहीं होगा? देखिए 1, 2, 3, 4 120 डिग्री तो ऐसे ही पूर गया। अब 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पे यदि गुरु होगा तो वक्री होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे शनि होगा तो वक्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अब लिखने की जरूरत है, कितना साधारण है ना। ठीक है। तो अपने अगर बहुत क्लोज हो, यहाँ फाइट हो रहा हो, तो अब ये दिक्कत होगा। तब हम डिग्री से माइनस कर लेंगे, देख लेंगे कि 120 डिग्री दूर है कि नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा गणित लगा, लेकिन इसमें है तो हमको गणित लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पड़ेगी 6ठे, 7वें, 8वें में कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं। 5वें, 9वें में यदि हो अपने सूर्य की स्थिति से, तब गणित की जरूरत पड़ेगी। बाकी वक्री समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बुध के लिए कहते हैं, बुध यदि सूर्य से 15 डिग्री से 27 डिग्री तक हो और शुक्र 27 डिग्री से 45 डिग्री तक हो तो वो वक्री होगा। अब डिग्री में यदि कोई भूल चूक हो तो आगे आप लोग चेक कर लीजिएगा। बहुत दिनों के बाद डिग्री लिखने का मौका मिला है, ठीक है। अब ये दोनों ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह है, आंतरिक। इसी को आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये तीनों को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये आगे, ठीक है ना। ये सब बेसिक का चीज है।
आप लोग एडवांस में है। तो अब वक्री हमारे समझ में आ गया, ठीक है। ये होता कैसे ये जान लिया, कितना दूर होने से हम लोग जान गए कि वक्री होता है, ये जान गए ना। तो ग्रह गतिशील है, जब गति करते हुए सूर्य से दूर जाता है तो वक्री हो जाता है, यही है। क्या करते हुए दूर जाता है? गति करते हुए। और जब गति करते हुए सूर्य के पास आता है तो अस्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन अस्त होना अलग चीज है, अस्त को हम लोग गति में नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जब कोई ग्रह गति करते हुए सूर्य के पास आ जाता है तो अतिचारी हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? अतिचारी हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी दौड़ने लगता है, ठीक है। ये सर कितने पास इसका वो सूर्य के पास आते ही अतिचारी होता है। इसके लिए थोड़ा पंचांग वगैरह भी जानना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का पूरा दिन निकल जाएगा, हम अतिचारी और वक्री में ही लगे रहेंगे, ठीक है। इसका बताया ना 120 की दूरी पे ना ये करीब जैसे पहुंचेगा ना वैसे ही अतिचारी होता है। तो सर इसको अस्त और अतिचारी अवस्था में ग्रह अस्त भी होते हैं, ये आप लोग लिख सकते हो कि वक्री अवस्था में कैसे अस्त होगा, वो तो दूर है। हमेशा ग्रह अतिचारी अवस्था में ही अस्त होता है, ठीक है। अतिचारी अवस्था में हमेशा ग्रह अस्त ही होता है, अस्त होता है। तो अब हम लोग यहाँ क्या समझे कि ये जो वक्री है और अतिचारी है, ये ग्रहों के गति का रूप है ना। एक प्रकार से हम किसी को वक्री कह रहे हैं, दूसरे तरीके से हम किसी को अतिचारी कह रहे हैं, और तीसरा आप लोग सभी जानते हैं मार्गी हो गया, सामान्य गति पकड़ ली उसने। अब न वो अतिचारी है न वक्री है। पर सर बुध तो वक्री और अस्त साथ साथ हो जाते हैं। हाँ, बुध वक्री भी और अस्त भी हो जाते हैं, वो आगे आप लोग डिग्रियों में देख लीजिएगा, वो होते हैं। ये सिर्फ बुध के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। ये अपवाद स्वरूप मान करके चलिए, क्योंकि वो उतना दूर जा ही नहीं पाता ना, उसका मैक्सिमम दूरी भी अस्त में शुरू हो जाता है, तो इसीलिए वो अस्त होकर के वक्री। बाकी और बाह्य युति करने वाले ग्रह कभी भी वक्री अवस्था में अस्त होंगे नहीं। आंतरिक युति में बुध को जो है वो हमेशा बहुत करीब होने के कारण, इसीलिए तो बहुत बारी हमने भी देखा, सुना, समझा, लेकिन अब लास्ट में निर्णय पे आए कि नहीं, बुध ही को ही केंद्राधिपति दोष से मुक्त कर देना चाहिए, किसको लगता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि वो 90% में आपको ऐसा मिल जाएगा कि वो अशुभ हो जाएगा किसी न किसी रूप से। तो हम लोग गति को आगे तो 8 प्रकार से समझेंगे कभी, आज 3 प्रकार का है। वो हो गया वक्री, मार्गी और अतिचारी, ये हो गया। तो अब मन में सवाल आता है कि ये सारा नियम किसके द्वारा आ रहा, कौन कारक ग्रह है? अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, अतिचारी हो गया, इसके लिए सब के लिए का नहीं, सूर्य के ही कारण अतिचारी हो रहा है, सूर्य के ही कारण वक्री हो रहा है, सूर्य के ही कारण अस्त हो रहा है। सूर्य तो राजा है भाई, कुछ भी कर रहा है और तो कोई नहीं कर पा रहा। तो अब क्या, जैसे हम लोग अस्त के रिजल्ट में कहते थे कि सूर्य फल कर देगा, तो वक्री में भी सूर्य फल करेगा क्या? कारक तो सूर्य ही है। अस्त में कहते हैं ना कि जिस ग्रह, जो ग्रह अस्त है उसका फल कौन कर देगा? सूर्य करेगा। ये अपना लैंग्वेज है, इसमें हम लोग बोलते हैं। तो क्या वक्री भी तो सूर्य के कारण होता है, तो क्या उसका भी फल सूर्य करेगा? नहीं करेगा ना। उसने उसके स्वभाव को बदल दिया, मतलब उसके गुण को बदल दिया, ठीक है ना। अतिचारी होना और वक्री होना एक भौगोलिक घटना है,
और दोनों केसेस में कभी शुभ और कभी अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वक्री से ज्यादा अशुभ परिणाम अतिचारी का होता है, लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं करते। सर गुरु का सुना है कि अतिचारी बहुत कम सुना होगा, बहुत कम सुना होगा, ठीक है ना। लेकिन वक्री तो भरमार है, ठीक है ना। ये खत्म हो गया। और वक्री पे प्रश्न है। अब हमको था कि केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो और वक्री हो जाए तो शुभ फल प्रदान करेंगे। तो यहाँ तो हम लोग अभी केंद्र तक ही वक्री को पढ़े थे, केंद्र से बाहर तो अभी वक्री को निकलने नहीं दिए। तो क्या केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह हो और वक्री हो जाए तो कैसे फल करेंगे? भाई शनि मंगल भी तो वक्री हो रहा है, राहु केतु सदैव वक्री होते हैं, ये भी समझ में आ गया। आप लोगों की जिज्ञासा आगे भी जागृत रहे, चंद्रमा क्यों वक्री नहीं होता, अभी सोचते रहिएगा, ठीक है। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं, ठीक है ना। सूर्य से 180 डिग्री पे चंद्रमा जाता है तभी तो पूर्णिमा होता है ना, कि नहीं? फिर भी वक्री नहीं होता, अपने हिसाब से नियम बना दिया। इसीलिए तो कहता है मनु स्मृति मनुवाद से आजादी, ठीक है ना। तो इसको समझेंगे, क्लियर है। तो अब यहां केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह हो तो उसका क्या फल कहेंगे? मेघना जी आप ही बताइए। केंद्र के स्वामी यदि अशुभ ग्रह हो तो शुभ फल करेंगे। और वो वक्री हो जाए तो सम, तो कम, सम। आजकल ना ये सम कहना बहुत साधारण काम हो गया है, सम तो हो ही जाते हैं। चलिए, मतलब उनकी अशुभता में कमी आ जाएगी, शुभता में कमी, अशुभता में क्यों कमी आएगी? शुभता में कमी आ जाएगी, शुभता में। आपका सुनीता जी क्या ख्याल है? शुभता में कमी आ जाएगी। चारों ही कुछ बोलेगी। सर वो फिर उनकी शुभता खत्म हो गई, वक्री हो गए तो और बुरा अशुभ ग्रह की बात कर रहे हैं हम, वो तो और अशुभ हो जाएगा, और अशुभ हो गया ना वो तो। हाँ। लेकिन जैसे केंद्र का स्वामित्व प्राप्त है तो वो अच्छा फल कर रहे थे, पर प्रैक्टिकल में सर मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। अगर केंद्र के स्वामी होकर अशुभ ग्रह वक्री हो गए तो अच्छा फल है, और अच्छा करते हैं। प्रैक्टिकल में जब देखा तो मना नहीं किया जा सकता है, सही देखा। उसके नेचर में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया उसकी अशुभ। हाँ, अभी क्या था कि अशुभ ग्रह होने से ही फल अच्छा कर रहा था, नहीं समझे। अभी तो सिर्फ नाम ही हुआ था, लाठी डंडे से ही मोहल्ले में मार किया तो नाम हो गया है ना, लोग डरने लग गए। अब वो कट्टा वट्टा भी रखने लग गया तो ज्यादा प्रॉब्लम, कि नहीं। तो यहाँ वक्री होना मतलब अशुभता में वृद्धि होना। तो केंद्र के लिए ये कोई मायने नहीं रखता है, कोई बात नहीं है, किसी भी तरह से लगे रहो, लेकिन लगे रहो। तो केंद्र के स्वामी यदि वक्री हो जाएं और वो अशुभ ग्रह हो तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ये हमारे भी प्रैक्टिकल की बात है, चारू की तरह। अब यहाँ कहा जाता है कि त्रिकोण का स्वामी यदि अशुभ ग्रह हो और वक्री हो जाए तो क्या होगा, और त्रिकोण के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो और वक्री हो जाए तो क्या होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, बताइए। सर क्वेश्चन, यदि त्रिकोण के स्वामी शुभ ग्रह हो और वक्री हो जाए तो उनकी शुभता में थोड़ी कमी आ जाएगी, बस इतना ही कह सकते हैं। शुभता में कमी आ जाएगी। और अशुभ ग्रह वक्री हो जाए, अशुभ ग्रह वक्री हो आप जाए फल को अच्छा बुरा में बता दीजिए, सीधा, कमी बेसी नहीं। केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह, समझ में आ गया हम लोग को। त्रिकोण के स्वामी शुभ ग्रह हो और वक्री हो जाए तो अच्छा फल करेगा, बुरा फल करेगा? अच्छा करेगा, फिर भी अच्छा करेगा। अब दूसरा प्रश्न, केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह हो और वक्री हो जाए तो फिर क्या फल करेगा? अच्छा ही करेगा, अशुभ फल भी होगा।
दोनों केसेस में अच्छा करेगा। हाँ, अब चारू, अगर त्रिकोण के स्वामी शुभ ग्रह होकर वक्री हो जाए तो उनके फल में कमी हो जाएगी, अच्छा फल नहीं कर पाएंगे। और अशुभ ग्रह हो तो अच्छा फल करेंगे। अच्छा फल करेंगे। अशुभ ग्रह हो तो अच्छा फल करेंगे। अगर केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी अगर अशुभ हो तो वो अच्छा फल करेंगे अगर वक्री हो जाए। सुनीता जी, सर अच्छा ही फल करेंगे। अच्छे करेंगे, जैसा आप केंद्र में करते वैसे क्यों करेंगे? केंद्र के समान ही करेंगे, मतलब क्यों नहीं, समान गुमान से लेना देना नहीं है, क्यों करेंगे? क्योंकि त्रिकोण अब आ जाइए, बताते, कोई बात नहीं। हमारा कहना है त्रिकोण स्थान को योगकारी स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? योगकारी है। और उसके फल कैसे होते हैं? शुभ होते हैं। देने वाला ग्रह चाहे शुभ हो या अशुभ हो। ये तो नहीं कहता कि सूर्य को केंद्र का त्रिकोण का स्वामी मत बनाओ, मंगल को त्रिकोण का स्वामी नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा गया। क्योंकि मंगल, शनि, सूर्य सारे त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, लेकिन उसको फल कैसा कहते हैं? ये तो त्रिकोणनाथ है तो फल अच्छा करेगा। ठीक है। एक तो ये स्थान अति शुभ, तो शुभ और अशुभ कोई भी ग्रह इस स्थान का फल अच्छा करता है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो अशुभ है तो वो त्रिकोण को पता है कि ये तो अशुभ है, ये अपने ही स्वतंत्रता से फल करना है उसको। ठीक है। और थोड़ा ज्यादा अशुभ हो गया तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। त्रिकोण के स्वामी अशुभ ग्रह हो और वक्री हो गए तो थोड़ा और अशुभता आ गई, कोई बात नहीं, क्योंकि फल तो उसी को करना है, करेगा। लेकिन अब त्रिकोण के स्वामी शुभ ग्रह थे तो यहां माइंडसेट क्या है हमारा? त्रिकोण का स्वामी है और शुभ ग्रह है, फल शुभ के हिसाब से करेगा। अब गुरु या शुक्र त्रिकोण के स्वामी हो जाए शुभ ग्रहों और अब उसको आप वक्री बना दीजिए तो वहां शुभ ग्रह का तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना, वो अशुभ हो जाएगा। अशुभ ग्रह बिल्कुल चेंज नहीं होता है, वहां ड्रास्टिक चेंज है क्या? अशुभ है और अशुभ हुआ, और यहां शुभ से अशुभ हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो शुभ से जैसे ही अशुभ होता है ना, वो सोचता है कि अब हमको करना क्या है, उसके समझ में नहीं आता। ठीक है। तो इसीलिए वो फल बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। ठीक है ना। और यदि अशुभ है, फल तो करना ही है और थोड़ा सा अशुभ हो गया, एक तो ये हो जाता है। ये क्लियर हो गया। तीसरा, हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि यदि वक्री ग्रह उच्च के हों तो नीच का फल करता है, और वक्री ग्रह नीच के हों तो उच्च का फल करता है। अच्छा, नहीं, ये सारा पैरामीटर ना एक जगह जाकर के ना सैचुरेट होता है। अब केंद्र के स्वामी हुआ, वक्री हो गया और वो उच्च का हो गया, तो फिर उसमें शुभता बढ़ गई, इसीलिए कहता है कि नीच का फल करेगा। बात को समझना है। और यदि केंद्र के स्वामी हैं और वक्री हो गए और नीच के हो गए तो अशुभता बढ़ गई उसकी, तो कहते हैं कि उच्च का फल कर देगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीज अपने दिमाग से ही निकालना है आपको। क्लियर है? त्रिकोण के स्वामी उच्च के हो जाएंगे, शुभ ग्रह है तो क्या फल, वो बेसिक वाला जो हमने बताया अभी आपको, उसी को कैलकुलेट करेंगे।